का हमारा टॉपिक है राग मालकोंस का संपूर्ण परिचय। तो देखिए राग मालकोंस, सबसे पहले राग का दोहा, रे पा वर्जित और औड़व मधुर सब कोमल सुरमान, म सा वादी संवादी मालकोंस पहचान। इसका अर्थ ये हुआ दोहे का कि इस राग के आरोह अवरोह में रे और पा स्वर वर्जित हैं, दोनों स्वर ही वर्जित हैं। औड़व, और इस राग की जाति है औड़व। औड़व क्यों है औड़व? औड़व क्योंकि सात में से ये दो स्वर वर्जित हैं, रे और पा, तो बाकी स्वर पांच रह गए, पांच आरोह में ही, तो राग की जाति है औड़व। औड़व सब कोमल, इस राग में सभी स्वर कोमल प्रयुक्त किए जाते हैं, सभी स्वर कोमल। रे स्वर ऑलरेडी पहले से ही वर्जित है, तो बाकी स्वर कौन से रह गए? ग, ध और नी स्वर, ये कोमल, सभी स्वर कोमल ये है। म स वादी संवादी, इस राग का वादी स्वर है मध्यम और संवादी स्वर है षड्ज। ये राग मालकोंस की इस प्रकार पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट है थाट। राग मालकोंस का थाट है भैरवी। राग मालकोंस के थाट के विषय में कुछ मतभेद हैं। हम आपको विशेषताओं में ये डिस्कस करेंगे कि राग मालकोंस के कुछ संगीतज्ञ राग मालकोंस का थाट आसवरी मानते हैं, कुछ भैरवी मानते हैं। तो लास्ट में जो विशेषता हैं उनमें आप डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है स्वर। इस राग के आरोह तथा अवरोह में, आरोह तथा अवरोह में रे और पा स्वर वर्जित है। आरोह अवरोह में रे और पा स्वर वर्जित हैं, और ग ध नि सभी स्वर कोमल, ग ध नि स्वर कोमल। आप इस प्रकार से लिखेंगे, इस राग के आरोह तथा अवरोह में रे और पा स्वर वर्जित हैं तथा इस राग में ग ध नि स्वर कोमल लगते हैं, या इस राग में सभी स्वर कोमल लगते हैं। सभी स्वर कोमल कौन से? ग ध नि, रे स्वर पहले से ही वर्जित है, ग ध नि स्वर कोमल लगते हैं। तो स्वर के पॉइंट से नेक्स्ट दो पॉइंट और भी बना सकते हैं आप। एक तो है स्वर के पॉइंट से नेक्स्ट राग की जाति, आप बता सकते हैं राग की जाति। इस राग की जाति क्या है? आरोह अवरोह में रे और पा वर्जित है, दो स्वर वर्जित है। आरोह में दो स्वर वर्जित है सात में से, तो राग की जाति क्या हुई? औड़व और औड़व, ये है राग की जाति। और स्वर के पॉइंट से ही हम राग के आरोह अवरोह भी स्वर के पॉइंट से बना सकते हैं। किसी भी राग के आरोह अवरोह जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले ये सात स्वर लिख देना, और उनमें से जो वर्जित है उनको वर्जित कर दीजिए, कोमल उनमें कोमल कर दीजिए, और तीव्र है तीव्र कर दीजिए। राग के आरोह अवरोह तैयार। इस स्वर का जो पॉइंट है उसी का फॉलो करेंगे कि क्या इसमें दिया हुआ है कि इस राग के आरोह अवरोह में रे और पा वर्जित है। पहले आप सात स्वर लिखिए, सा रे ग म प ध नि सा, ये हमने सात स्वर लिखे, और ये लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर के, सा नि ध प म ग रे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर के। ये रे वर्जित है, पा भी वर्जित है, ये पा भी वर्जित है, ये रे भी वर्जित है। तो इस प्रकार से हम आरोह क्या लिखेंगे? सा ग म ध नि और ये सा, ये राग का आरोह इस प्रकार लिखेंगे। गा ध नि स्वर कोमल करेंगे, और अवरोह लिखेंगे सा नि ध म, पा वर्जित है, और फिर उसके बाद गा सा भी कर सकते हैं, और गा म गा सा, इस राग की मेन पहचान है, गा म गा सा। इस प्रकार से हम लिखेंगे। ये है राग के आरोह, ये है राग के अवरोह। तो स्वर के पॉइंट से राग के आरोह अवरोह भी हम बना सकते हैं। अब देख लीजिए राग की जाति की। राग की जाति किस पर निर्भर करती है? जो राग में स्वर प्रयोग किए जाते हैं। राग के आरोह तथा अवरोह में कितने स्वर प्रयोग किए जाते हैं?
राग की जाति निर्भर करती है कि राग में लगने वाले स्वरों पर। इस प्रकार स्वर के पॉइंट से हम राग के आरोह अवरोह असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वादी संवादी। इस राग का वादी स्वर है मध्यम और संवादी स्वर है सा। इस राग का वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षड्ज है। और वादी स्वर पर भी नेक्स्ट पॉइंट निर्भर है, वो है कि ये पूर्वांगवादी राग है या उत्तरांगवादी राग है। पूर्वांगवादी राग है या उत्तरांगवादी। पिछले राग में भी हमने इस प्रकार से समझाया था। हमने सप्तक के दो भाग बनाए। ये सप्तक के दो भाग बनाए। ये पूर्वांग का चित्र है और ये है उत्तरांग का चित्र। यदि किसी राग का वादी स्वर इन चार स्वरों में से इस पूर्वांग के चित्र में से है तो वह राग होगा पूर्वांगवादी, और यदि उत्तरांग के चित्र में से है तो वह राग होगा उत्तरांगवादी। अब राग मालकोंस का वादी स्वर है मध्यम। राग के वादी स्वर की दृष्टि से यह राग पूर्वांगवादी होना चाहिए, लेकिन राग के वादी स्वर की दृष्टि से पूर्वांगवादी राग होना चाहिए, लेकिन यह राग है उत्तरांगवादी। क्यों है उत्तरांगवादी? क्योंकि यह उत्तरांग के चित्र में अधिक गाया बजाया जाता है। जिन रागों का वादी स्वर भले ही पूर्वांग के चित्र में क्यों न हो, और यदि वो उत्तरांग के चित्र में अधिक गाए बजाए जाते हैं तो उत्तरांगवादी ही होंगे। अब हम लिखेंगे राग मालकोंस का पूर्वांगवादी राग है या उत्तरांगवादी। ये वादी स्वर है मध्यम। वादी स्वर की राग के वादी स्वर की दृष्टि से यह राग पूर्वांगवादी माना जाता है। ऐसे लिखेंगे हम, राग के वादी स्वर की दृष्टि से राग के वादी स्वर की दृष्टि से यह राग पूर्वांगवादी माना जाता है। पूर्वांगवादी माना जाता है, लेकिन राग के स्वरूप की दृष्टि से यह राग उत्तरांगवादी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह उत्तरांग के चित्र में अधिक गाया बजाया जाता है, इसलिए यह राग उत्तरांगवादी माना जाता है। ये था राग का वादी स्वर के आधार पर ही नेक्स्ट पॉइंट पूर्वांगवादी राग है या उत्तरांगवादी राग है। राग के वादी स्वर की दृष्टि से यह राग पूर्वांगवादी माना जाता है, लेकिन राग के स्वरूप की दृष्टि से, राग का चलन क्या है, गाने बजाने का ढंग क्या है, राग के स्वरूप की दृष्टि से यह राग उत्तरांगवादी माना जाता है, क्योंकि यह उत्तरांग के चित्र में अधिक गाया बजाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके बाद न्यास के स्वर। न्यास के स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है, गाएंगे बजाएंगे और उन्हीं स्वरों पर बार बार आकर के हम ठहरते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यास के स्वर। तो इस राग में, राग मालकोंस में सभी स्वरों पर न्यास किया जाता है। सभी स्वरों पर न्यास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम प्रकृति या सम प्राकृतिक राग, अर्थात इस राग से मिलते जुलते राग। इस राग से मिलते जुलते राग हैं भैरवी है और चंद्रकौण से।
इस राग से ये मिलते जुलते राग है। भैरवी और चंद्रकौंस। चंद्रकौंस और मालकौंस में नी, मालकौंस में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है और चंद्रकौंस में शुद्ध नी का प्रयोग किया जाता है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो संपर्क राग क्या हुआ? भैरवी और चंद्रकौंस। नेक्स्ट है गायन समय, ले लीजिए। गायन समय है रात्रि का तीसरा प्रहर। रात्रि का तीसरा प्रहर, अर्थात आप ये कह सकते हैं रात्रि का तीसरा प्रहर, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि मध्य रात्रि। मध्य रात्रि गायन समय। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी राग की प्रकृति है। यह गंभीर प्रकृति का राग है। गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग में ध्रुपद, ख्याल, तराना आदि गाए बजाए जाते हैं। नेक्स्ट आरोह, अवरोह और पकड़। आरोह, अवरोह, आरोह अवरोह, उसके बाद लिखेंगे हम ये पकड़, लिखेंगे इस प्रकार से। फर्स्ट पॉइंट बताया आपको पहले, ठाठ, स्वर, जाति, वादी संवादी। वादी संवादी पूर्वांगवादी राग है, उत्तरांगवादी राग है। उसके बाद न्यास के स्वर, संप्रत राग, राग की प्रकृति और गायन से। नेक्स्ट है आरोह, अवरोह और पकड़। राग के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। राग के आरोह हैं, नी से भी शुरू कर सकते हैं हम, नी, सा, गा, मा, धा, ने, सा। ये भी लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। सा से भी शुरू कर सकते हैं, नी से भी शुरू। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे सा, ने, धा, मा, गा, मा, गा, सा। ये इस राग का चलन है, गा, मा, गा, सा। ये हमने कोमल किए, गा, धा, नी, कोमल। राग की जो पकड़ है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, धा, नी, सा, मा, गा, मा, गा, सा। ये भी लिख सकते हैं, ये कोमल किया। इस प्रकार से राग की पकड़। नेक्स्ट है विशेषताएं। विशेषताएं इस प्रकार से लिखेंगे हम। विशेषताओं में क्या लिखेंगे? इस राग में विशेष क्या है? क्या विशेष है? विशेष राग का नाम, जो राग का जो नाम है उसके बारे में कुछ राग का नाम। मालकौंस के अतिरिक्त इस राग को मालकौंस के अतिरिक्त के अलावा इस राग को मालकंस नाम से भी जाना जाता है। संगीत ग्रंथों में इस राग का नाम मालकंस ही मिलता है, परंतु प्रचार में मालकौंस है। संगीत ग्रंथों में मालकंस का ही नाम मिलता है, लेकिन प्रचार में जो है मालकौंस ही। नेक्स्ट पॉइंट है थाट के विषय में कुछ मतभेद है। राग का जो थाट है, थाट के विषय में मतभेद। कुछ संगीतज्ञ इसका उचित थाट भैरवी है, लेकिन कुछ संगीतज्ञ इसका थाट आसावरी भी मानते हैं। इसका थाट के विषय में मतभेद किस प्रकार से? अभी थाट के विषय में मतभेद। कुछ संगीतज्ञ इसका जो थाट है आसावरी मानते हैं, कुछ इसका भैरवी थाट मानते हैं। लेकिन भैरवी थाट उचित माना गया है। क्यों माना गया भैरवी थाट उचित? इस प्रकार से मालकौंस अंग में भैरवी अंग ही पाया जाता है
अतः उपरोक्त विवरण से इसे बैरवी थर्ड जन्य राग मानना ही उचित प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वर विस्तार। तीनों सप्तकों में ही इस राग का विस्तार किया जाता है। स्वर विस्तार तीनों सप्तकों में इस राग का किया जाता है। ये था राग मालकौंस। राग मालकौंस, स्वर विस्तार।